ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं, सबसे पहले बुक पे चलते हैं कि बुक में हमारी क्या बना हुआ है। तो सबसे पहले हम बुक ओपन करते हैं और बुक पे देखते हैं कि यार बुक में क्या क्या चीजें बनी हुई हैं। तो ये सारा कुछ हमने एम्ब्रियोलॉजी वगैरह पढ़ ली थी और ये थोड़ी सी मुश्किल थी, लेकिन हमने इसको कर लिया है। ठीक है, तो हर मुश्किल के बाद क्या है, आसानी है। तो अब आपके काफी जो टॉपिक्स हैं वो आसान है और इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा पढ़ के। तो हम आगे चलते हैं और हम स्टार्ट करते हैं फिजियोलॉजी। ये आ गई हमारी फिजियोलॉजी और पेज नंबर जो मेरे पास बुक का एडिशन है, ये 2022 का एडिशन है और इसका पेज नंबर है 654। ठीक है, 654, 654 शायद इसको कहते हैं। तो 654 पेज नंबर है और इससे स्टार्ट हो रही है हमारी फिजियोलॉजी, स्टार्ट हो रही है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एस्ट्रोजन क्या। एस्ट्रोजन को छोड़े हम ना सबसे पहले पढ़ते हैं ये टॉपिक, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, कि स्पर्म्स कैसे बनते हैं। तो इसकी हम मुकम्मल डिटेल पढ़ते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप में से 90% स्टूडेंट्स की पहले जेनेटिक्स की बेसिक्स क्लियर नहीं है। आपके आप में से 90% स्टूडेंट को ये नहीं पता कि सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं। आप में से 80% या 70% स्टूडेंट को ये नहीं पता होगा कि होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं, क्यों बनते हैं। उसके अलावा आपको ये इधर लिखा हुआ है 1 and 2 C, 1 2 and 4 C, इसका नहीं क्लियर कट आइडिया होगा। लेकिन आज के बाद आपको इंशाल्लाह, अगर आप ये थोड़ा सा 10 मिनट हम लगाते हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक पे बात करते हैं, बेसिक बनाते हैं। तो अगर आप 10 मिनट 15 मिनट मुझे बर्दाश्त कर लोगे तो इंशाल्लाह आपको आज के बाद इसमें कम से कम प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप मार नहीं खाओगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन 10 15 मिनट आपने बिल्कुल फोकस्ड होकर बैठना और जो चीजें मैं बताऊं आपने कोशिश करनी है कि बुक पे लिख लो। अगर बुक पे नहीं लिख सकते तो एक पेज पे लिख के उसकी प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपको ये पहले नहीं आता, अगर आपको पहले आता है, आप पहले पहले से लावे हैं, तो फिर तो क्या ही कहना है, फिर तो माशाल्लाह आपकी रिवाइज ही होगा। लेकिन अगर आपको पहले नहीं आता तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 15 मिनट, और आपकी बेस बन जाएगी कि जेनेटिक्स की बेस क्या होती है। तो हम बिल्कुल एबीसी से स्टार्ट करते हैं कि हमारी जेनेटिक्स स्टार्ट कहाँ से होती है। तो हम एक नई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं और हम स्टार्ट करते हैं। ओके जी, हम ना बिल्कुल एबीसी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि जहां से जेनेटिक्स स्टार्ट होती है। अब जेनेटिक्स कैसे स्टार्ट होती है उसको हम बिल्कुल शुरू से करते हैं। अगर आपको पहले आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो आप गौर से इसको सुने। देखो, अगर हम बात करें कि हम सारे क्या हैं, इंसान हैं। इंसानों में जो हमारी पूरी बॉडी है, ठीक है, पूरी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, चाहे हम आंख का सेल ले लें, चाहे हम जिगर का सेल ले लें, हाथों का सेल ले लें, स्किन का सेल ले लें, कोई भी सेल उठा लें, हर सेल में एक चीज आपको कॉमन मिलेगी और वो क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। पूरी बॉडी में एक्सेप्ट स्पर्म्स के, एग्स के, पूरी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, सब सेल्स में क्रोमोसोम नंबर क्या है, सेम है। क्रोमोसोम एक जैसे हैं। अल्लाह ताला ने हर सेल में इंफॉर्मेशन रखी है, किसकी फॉर्म में रखी है, क्रोमोसोम की फॉर्म में रखी है, और वो क्या है, वो सेम है पूरी बॉडी में। चाहे आप आंख का सेल उठा लें, लिवर का सेल उठा लें, हाथों का सेल, कोई भी सेल उठा लें, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, सेम है। हम ये इसी से स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्ज करो मैं एक ये सेल बनाता हूँ, ठीक है, ये मैं एक सेल है। अब आपको पता है कि एक सेल में क्या होता है, एक सेल में हम क्रोमोसोम की बात करते हैं। एक सेल में क्या होता है, जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं, टोटल की बात कर रहा हूं, ये होंगे 46। इंसानों में कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब ये जो 46 क्रोमोसोम है, ये जोड़ों की शक्ल में होते हैं। आपको पता है ना कि अल्लाह ताला ने हर चीज को पेयर्स में बनाया है। तो जो क्रोमोसोम्स है इनको भी पेयर में बनाया है। ये जो 46 क्रोमोसोम्स हैं, ये पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। ये कितने पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, 23। जाहिर बात है, 46 टोटल हैं तो 23 वो जोड़े होंगे, मतलब 23 पेयर्स होंगे। तो 23 ये क्या होते हैं, पेयर्स होते हैं। इन पेयर्स को हम क्या कहते हैं, इन पेयर्स को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम, ये तो आप हर बंदे से पढ़ते आ रहे हो कि यार 23 होमोलोगस क्रोमोसोम। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि ये होते क्या है, कहाँ से आते हैं। तो 23 पेयर्स होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये हो गए कि भाईजान 23 जोड़े होते हैं हमारे हर सेल में। अब ये कहाँ से आते हैं, देखो, हम ना एक एक पेयर को उठाते हैं। फर्ज करो हम ना 23rd पेयर, बल्कि हम ना 15th पेयर उठाते हैं। 15th पेयर, 15th पेयर पे आपको पता है कि आपकी जो आंखों का कलर होता है, जो आपकी किसी की आंखें बुरी होती हैं, किसी की आंखें काली होती हैं, किसी की बड़ी प्यारी होती हैं, किसी की इतनी प्यारी नहीं होती। तो ये किसकी वजह से होता है, 15 जो क्रोमोसोम है इसके ऊपर एक जीन होता है जो कि हमारी आंखों का कलर डिटरमाइन करता है। हमने क्या किया, हमने जो 15th पेयर था, जो 15 वाला पेयर था, उसको मैंने उठा के साइड पे जरा देखा। तो इसमें चूंकि पेयर है तो इसमें क्या होंगे, दो क्रोमोसोम होंगे। फर्ज करो एक ये क्रोमोसोम है और एक ये क्रोमोसोम है। तो इसको हम कहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। लेकिन आप कहते हैं कि यार इसको हम होमोलोगस क्यों कह रहे हैं, देखो, इसमें जो एक क्रोमोसोम है वो हमारे फादर से आया होता है और एक क्रोमोसोम हमारी मदर से आया होता है। एक क्रोमोसोम हमारी मदर से आया होता है और एक हमारे फादर से आया होता है। और इनके ऊपर जो जीन होता है वो सेम होता है। दोबारा सुने, फर्ज करो मैंने जो 15वां जोड़ा था उसको मैंने उठा के साइड पे देखा और फर्ज करो वो ये क्रोमोसोम है। ये क्या है, 15 नंबर क्रोमोसोम, और ये भी क्या है, 15 नंबर क्रोमोसोम।
अब जो मदर से क्रोमोसोम आया है उसमें जो आंखों का कलर है, फर्ज करें वो ब्लू है, वो क्या है, ब्लू है। और जो फादर से आया है, जो फादर से आया है उसमें आंखों का कलर फर्ज करें क्या है, ब्लैक है, ठीक है, फर्ज करें ब्लैक है। अब आपको पता है कि दोनों जीन क्या है, सेम है, दोनों आंखों के कलर के लिए हैं, हमारी आई का कलर डिटरमाइन करने के लिए है। लेकिन एक क्रोमोसोम, एक जीन क्या होता है, डोमिनेंट होता है, एक जरा ज्यादा ताकतवर होता है, एक जरा कमजोर होता है। तो जो ताकतवर होता है वो दूसरे के ऊपर बाजी ले जाता है, तो हमेशा डोमिनेंट अपेयर होता है। तो अगर इस तरह की जीनोटाइप आ जाए, मतलब कि एक बंदा है उसका 15वां क्रोमोसोम जब हमने देखा, तो जो मदर से उसमें आई कलर आया था वो ब्लू आया था, और जो फादर से आया था वो क्या आया था, ब्लैक आया था। तो हम जो उसकी आंखें होंगी वो क्या होंगी, उसकी आंखें ब्लैक अपेयर होंगी, क्यों, क्योंकि ब्लैक ज्यादा ताकतवर है, ब्लैक अपेयर हो जाएगा, ब्लैक डोमिनेंट है। हमारा आज का ये टॉपिक बिल्कुल नहीं है, हमारा जो टॉपिक है वो और चीज है। देखो, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं। होमोलोगस पेयर होता है, हमेशा होमोलोगस एक पेयर होता है, एक जोड़ा होता है, और उस जोड़े में एक क्रोमोसोम किससे आया होता है, मदर से, और एक किससे आया होता है, फादर से। एक किससे, मदर से, और एक किससे आता है, फादर से। इसी तरह 23 क्रोमोसोम कहाँ से आते हैं, फादर से। 23 क्रोमोसोम कहाँ से आते हैं, 23 आते हैं जी फादर से, और 23 ही आते हैं किससे, मदर से। 23 किससे आते हैं, मदर से। अब ये तो दोनों है, दोनों होते एक ही तरह के हैं, लेकिन इनके ऊपर जो जीन होता है वो डिफरेंट होता है, जीन डिफरेंट होता है लेकिन होते एक ही टाइप के हैं। तो इनको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। कैसे, देखो, जैसे मैंने आपको 15 नंबर क्रोमोसोम का बताया है, इन इस क्रोमोसोम पे होता आंखों के कलर का जीन है, लेकिन वो एक जीन और तरह का होगा, एक ब्लैक होगा, एक ब्लू होगा। तो ये होमोलोगस है, होमोलोगस ये मुतबादिल है, एक मदर मदर से आया हुआ है, एक फादर से आया हुआ है, लेकिन पेयर कौन सा होता है, जो डोमिनेंट होता है, इसको हम कहते हैं होमोलोगस पेयर। और ये जो 23 के 23 क्रोमोसोम होते हैं, ये क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। ये आधे मतलब कि 23 फादर से आए होते हैं और 23 मदर से आए होते हैं। अब हमारा आज का ये टॉपिक बिल्कुल नहीं है, ये हम इसकी और ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे जेनेटिक्स में। फिलहाल मैंने आपको इसलिए ये समझाया है क्योंकि आगे आगे जो मैं आपको समझाने लगा हूँ 4C1N क्या होता है। देखो, अब मैंने क्या किया, देखो, अब कितने पेयर्स हैं, टोटल पेयर्स कितने हैं, पेयर्स हमारे पास कितने हैं जी, 23। जो हमारे हर सेल में क्रोमोसोम कितने होते हैं, 23 पेयर्स, 46 टोटल एंड 23 पेयर्स। अब इसमें मैंने क्या किया, मैंने 23 को साइड पे जरा किया कि जरा भाईजान आप साइड पे हैं। जो 23rd क्रोमोसोम था, जो 23rd पेयर था, उसको मैंने जरा साइड पे करके देखा, तो मुझे पता चला कि जो 22 थे, जो 22 थे, उसको हम कहते हैं ऑटोसोमल, उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोसोमल। वो हमारी बॉडी बनाते हैं, हमारी बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर बनते हैं वो किन की वजह से बनते हैं, 22 क्रोमोसोम की वजह से। लेकिन जो 23वां जोड़ा था, जो 23वां पेयर था, उसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, उसको हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। ऑटोसोमल जो होते हैं हमारी बॉडी बनाते हैं, और जो सेक्स क्रोमोसोम है ये डिटरमाइन करते हैं कि आया कि लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी। इसको हम जरा देखते हैं। देखो, अब जो मेल होते हैं, जो मर्द होते हैं, मर्द में जो 23वां जोड़ा होता है, जो 22 के 22 होते हैं वो सेम होते हैं, 22 सेम होते हैं, लेकिन जो 23वां होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। वो कैसे डिफरेंट होता है, वो होता है XY। अब एक उसमें जो क्रोमोसोम एक्स आया होगा उसकी मदर से आया होगा, और वाई जो होता है उसकी फादर से आया होता है। लेकिन जो फीमेल्स होती हैं, जो कि खवातीन होती हैं, फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स में जो 23वां जोड़ा है, जो 23rd पेयर है, वो होता है XX, वो क्या होता है, XX। और वो एक उसके फादर से आया होता है और एक उसकी मदर से आया होता है। तो इसको ये होते होमोलोगस हैं, ये देखो ये हैं होमोलोगस, दोनों सेक्स हैं, लेकिन ये क्या है, एक एक्स और एक वाई है मेल में, और एक जो फीमेल है उसमें XX होता है। अब ये भी हमें बात समझ आ गई है, तो हमें पहले ही आती थी। लेकिन हमारी जो कहानी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, आज की कहानी देखो। अब आपने आपने एक चीज देखी होगी, एन, ठीक है, एन का आपने देखा होगा, इसको हम कहते हैं प्लाइडी। और एक आपने वर्ड सीखा होगा, सी। हम ना जेनेटिक्स में एन और सी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन आज तक आपको इसकी क्लियर कट समझ नहीं आ सकी कि यार ये होता क्या है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, देखो, लेकिन इसको समझने से पहले आपकी क्रोमोसोम में बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। देखो, फर्ज करो ये मैंने एक क्रोमोसोम बनाया है, ठीक है, ये मैंने क्रोमोसोम बनाया है। इसका जो दरमियान वाला पोर्शन होता है, जिसपे ये देखो मैंने हाईलाइट किया है, इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। ये अपने दिमागों में बिठा लें कि जो क्रोमोसोम का दरमियान वाला हिस्सा होता है, इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। अब मैंने एक क्रोमोसोम को पकड़ा है, और अपने माइंड पे लिख लें, बुक पे लिखें, हाथों पे लिखें, जहां मर्जी लिखें, आज के बाद आपने ये कभी गलती नहीं करनी। आपने एक बात पल्ले बांध लें कि जितने सेंट्रोमेयर, जित नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम। आपने देखना हो ना कि यार आपके सामने कितने क्रोमोसोम बने हुए हैं, तो आपने सिर्फ सेंट्रोमेयर को गिन लेना है।
जितने सेंट्रोमेयर होंगे उतने क्रोमोसोम होंगे। तो ये जो मैंने क्रोमोसोम बनाया है इसमें एक ही सेंट्रोमेयर है तो एक क्रोमोसोम है। ठीक हो गया। अब जरा मैं आपकी जरा चेकिंग करता हूँ कि आपको ये बात कितनी समझ आई है। मैं एक और क्रोमोसोम बनाता हूँ, फर्ज करो ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये आ गया एक क्रोमोसोम और ये आ गया दूसरा क्रोमोसोम और ये सेंट्रोमेयर है। मुझे बताना मैंने कितने क्रोमोसोम बनाए हैं। ये जो मैंने बॉक्स बनाया है, बॉक्स में कितने क्रोमोसोम है? जी डॉक्टर अदनान, डॉक्टर काशिफ आप गलत बता रहे हो, डॉक्टर मुकद्दस साहब भी गलत बता रही हो और डॉक्टर आयशा सही बता रही है। जल्दी बताएं। फोर फोर कहां से आ गए? अच्छा चलो मैं आपको, मैंने यार कहा है कि आप अपने पल्ले बांध ले, जितने सेंट्रोमेयर उतने क्रोमोसोम। तो जरा जो मैंने बॉक्स बनाया है बॉक्स में कितने सेंट्रोमेयर हैं, पहले तो चलो क्रोमोसोम को छोड़े मुझे बताएं सेंट्रोमेयर कितने हैं। डॉक्टर काशिफ आप सही बता रहे हैं जी। सेंट्रोमेयर एक है, सेंट्रोमेयर क्या है? एक है। तो सेंट्रोमेयर एक है तो क्रोमोसोम कितने होंगे? एक ही होगा। मतलब कि जो मैंने बॉक्स में बनाया है इसके मैं क्रोमेटिड्स जितने मर्जी बना दूं, क्रोमेटिड्स की अभी हम बात करते हैं, अभी हम क्रोमेटिड्स की बात करते हैं। ये क्या है? एक क्रोमोसोम है। जो मैंने बॉक्स में बनाया है ये एक क्रोमोसोम है, इट इज वन क्रोमोसोम। ये क्या है? वन क्रोमोसोम है। मुझे कैसे पता चला? मैंने सेंट्रोमेयर को गिन लिया, जितने सेंट्रोमेयर थे उतने क्रोमोसोम। तो एक सेंट्रोमेयर है तो एक क्रोमोसोम। ओके। अब मैं एक और क्रोमोसोम बनाता हूँ। फर्ज करो एक ये क्रोमोसोम है और दरमियान में इसका सेंट्रोमेयर है। मुझे बताना ये कितने क्रोमोसोम है? बताना जरा, ये कितने क्रोमोसोम है? जी अब काशिफ सही बता रहे हैं। तो अब ये एक क्रोमोसोम है। अब क्या है? एक क्रोमोसोम है। तो अब हमने ये बात सीखी कि जितने सेंट्रोमेयर उतने क्रोमोसोम, जितने सेंट्रोमेयर उतने क्रोमोसोम। ओके। अब हम आगे चलते हैं, जरा थोड़ा सा और बात करते हैं। फर्ज करो मैंने ये क्रोमोसोम बनाया है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम मैंने बनाया जो रेड से, और इसके दरमियान में क्या है? इट इज सेंट्रोमेयर, इट इज सेंट्रोमेयर। इसके साइडों पे जो दो पर निकले हुए हैं, जो इसकी दो साइडों पे विंग्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं क्रोमेटिड्स। इनको हम क्या कहते हैं? क्रोमाटिड्स। इनको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिड्स। तो अब आपने देखना है, आपने क्या देखना है कि क्रोमेटिड्स कितने हैं। अब ये हो गया, जो ये पूरा विंग है ना, ये देखो पूरा विंग, ये एक क्रोमेटिड है। ये जो पूरा विंग है ये एक क्रोमेटिड है। अब ये एक क्रोमोसोम है और उसका एक क्रोमेटिड है। मैंने क्या किया? मैंने इसको डबल किया। देखो फर्ज करो एक ये मैंने क्रोमोसोम बना दिया और एक ये बना दिया। अब मुझे बताना कि ये जो मैंने ये पंखा सा बनाया है इसमें कितने क्रोमोसोम बनाए मैंने? जल्दी बताना। फिर दो, दो कहां से आ गए हैं? ये एक सेंट्रोमेयर है तो एक क्रोमोसोम, एक सेंट्रोमेयर है तो एक क्रोमोसोम। इट इज वन क्रोमोसोम। ये क्या है? वन क्रोमोसोम है, ठीक है, एक क्रोमो है, एक क्रोमोसोम। अब मुझे बताना क्रोमेटिड्स कितने हैं? क्रोमेटिड्स ये दो हैं, ठीक है, क्रोमेटिड्स कितने हैं? दो हैं। तो आपने क्रोमेटिड्स को किससे जाहिर करते हो? सी से। लेकिन सी की अभी हम बात करते हैं। ये क्या है? टू क्रोमेटिड्स है। टू क्रोमेटिड्स एंड वन क्रोमोसोम। टू क्रोमेटिड्स एंड वन क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम के क्या है? दो क्रोमेटिड्स हैं। और दोबारा सुने, अगर एक ही क्रोमोसोम हो लेकिन उसके दो क्रोमेटिड्स हो, मतलब कि पहले फर्ज करें, पहले ऐसे था ना, देखो ये एक क्रोमोसोम है, इसके दरमियान में सेंट्रोमेयर है और इसका एक क्रोमेटिड है, इसका क्रोमेटिड एक है। लेकिन इसने क्या किया? इसने अपनी बहन को बुला लिया, इसने अपनी सिस्टर को बुला लिया। और जब इसने अपनी सिस्टर को बुला लिया तो इसके क्रोमेटिड्स कितने हो गए? दो। तो इसको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। एक ही क्रोमोसोम के अगर दो क्रोमेटिड्स हों और वो आपस में मिल रहे हों, एंड वो हम आगे पढ़ते हैं वो कैसे बनते हैं, इसको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। मैं एक का नाम रख देता हूँ एक्स और एक का नाम है वाई। तो मुझे बताना है एक्स और वाई के दरमियान क्या रिश्ता है? एक्स और वाई को हम क्या कहेंगे? जल्दी बताएं, शाबाश। अगर नहीं समझ आ रही मुझे बताएं, मैं दोबारा बताता हूँ, ये बेसिक्स है और ये आपको हर बंदे को आनी चाहिए। इसको हम कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स। इसको हम क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड्स। इसको हम क्या कहेंगे? बहन भाई हैं ये, सिस्टर क्रोमेटिड्स है। ओके, हम आगे चलते हैं। अब हम जरा ना देखते हैं कि वन एन वन सी, टू एन टू सी, ये आपने बड़ी जगह पे पढ़ा होगा लेकिन आपको अक्सर इसकी समझ नहीं आती। तो आज के बाद आपको ये कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप मेरे तरीके से इसको सीखो। ओके जी डॉक्टर मारिया, अभी हम बात करते हैं। फिलहाल जो मैं समझा रहा हूँ ना, आप इस पे फोकस करें। मैं आपको हर चीज करवाऊंगा, जेनेटिक्स अच्छी है मेरी और मैं आपको अच्छे तरीके से ही समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। अब देखो एन और सी का मतलब क्या है। देखो मैं आपको ना एक देसी जुगाड़ बताता हूँ कि आपने एन और सी कैसे देखना है। आपने ना सेक्स क्रोमोसोम को साइड पे कर लेना है। मतलब कि आपके सामने सेक्स क्रोमोसोम को आपने साइड पे कर लेना है। फर्ज करो कि मैंने ये क्रोमोसोम बना दिया, ठीक है, ये क्रोमोसोम है और एक ये क्रोमोसोम है। ये मैंने एक मेल है, मतलब शकील है, और शकील का जो 23rd पेयर था मैंने उसको सारा साइड पे निकाला। मैंने कहा कि भाईजान आप जरा साइड पे आए। मैंने उसको साइड पे निकाल के देखा तो मुझे एक एक्स मिलेगा, एक वाई मिलेगा। अभी तो हमने बात की है। अब मुझे बताना कि ये जो एक पेयर है, ये जो एक पेयर है, इस पेयर में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? जल्दी बताएं। ये जो मैंने दायरा लगाया है इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? दो हैं। सारे बता रहे हैं जी दो हैं, सारे बता रहे हैं दो हैं। अब क्योंकि आपको कैसे पता चला? क्योंकि इसमें दो सेंट्रोमेयर हैं, दो सेंट्रोमेयर है तो दो क्रोमोसोम है, सीधी सी बात है। आपने एक ना देसी जुगाड़ याद रख लें। एन हमारा क्या होता है?
एन ये होता है कि एक जो अगर किसी पर्सन के सेक्स जो उसका सेक्स क्रोमोसोम है उस पेयर में, पेयर की बात कर रहा हूं, इसके बल्कि आगे लिख लें ब्रैकेट में, ये पेयर की बात होगी। सेक्स जो क्रोमोसोम का पेयर है उसमें कितने क्रोमोसोम है उसको हम कहते हैं एन, उसको हम कहते हैं एन। सीधी बात है, वरना अगर आप प्लाइडी की तरफ जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। सीधी बात है। ये किसी भी पर्सन के जो 23rd पेयर होगा उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर आपके सामने बने हो तो आपने सेंट्रोमेयर गिन लेने हैं। जितने सेंट्रोमेयर होंगे वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, और वो क्या होगा, उसका एन होगा, वो उसका क्या होगा, एन होगा। तो मुझे बताना, ये जो हमने शकील का ये स्ट्रक्चर बनाया है, शकील का ये जो एन कितना होगा, शकील का एन कितना होगा, शकील का एन होगा 2। शकील का एन कितना होगा, 2n, तो इसको हम कहेंगे 2n, 2n। और आपने क्या गिन लेने हैं, आपने उसके क्रोमेटिड्स गिन लेने हैं, आपने उसके क्या कर लेने हैं, क्रोमेटिड्स गिन लेने हैं। अब मुझे बताएं कि आपके सामने ये जो दायरे में मैंने बनाया है क्रोमेटिड्स, ये कितने हैं, क्रोमेटिड्स कितने हैं। यस, ये सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम के लिए अप्लाई होता है। हम कहते, अभी हम डिप्लॉयड अप्लाइड पे आते हैं ना, तो ये सिर्फ सेक्स के लिए होता है। जी ये 2 है यार, दो है, दो देखो, एक ये क्रोमेटिड है, एक ये क्रोमेटिड है, एक एक है ना, तो ये दो हो गए। तो ये क्या है, 2n2c, इट इज 2n2c। समझ आई है। अब मैं आपके लिए एक असाइनमेंट बताता हूँ, डॉक्टर लाइबा कह रही थी शायद रिपीट कर दे, देखे डॉक्टर लाइबा, मैंने ये बताया है, एक जो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होता है, जो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होता है, इसमें कितने क्रोमोसोम रह गए हैं उसको हम एन कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एन कहते हैं, उसको हम एन कहते हैं। और इस जो आपके सामने मैंने ये दायरा लगाया है, इसमें मैंने दो क्रोमोसोम बनाए हैं। दो मुझे कैसे पता चला, क्योंकि दो सेंट्रोमेयर है, तो दो सेंट्रोमेयर से मुझे पता चला कि ये क्या है, 2n है, ये क्या है, 2n है। और मुझे पता चला कि यार ये दो क्रोमेटिड्स है, तो इसको मैंने कहा 2c, 2n2c। क्रोमेटिड्स क्या है, नंबर सी क्या है, नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स। एक सेक्स क्रोमोसोम के पेयर में नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स कितने हैं उसको हम कहते हैं सी। और एक सेक्स क्रोमोसोम के पेयर में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एन। तो अब मैं आपके लिए एक असाइनमेंट देता हूं, आप मुझे बताओगे कि इसका एन कितना है और सी कितना है। ओके, चलो जी। एक मैंने ये एक मैंने ये क्रोमोसोम बना दिया, एक मैंने ये क्रोमोसोम बना दिया, ठीक है, और एक मैंने ये क्रोमोसोम बना दिया, और एक मैंने ये क्रोमोसोम बना दिया। मुझे बताएं कि इसमें एन कितना है और सी कितना है। सारे आंसर करेंगे, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे पूछ ले, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, लेकिन आना चाहिए क्योंकि ये आगे हमारा पूरा टॉपिक इसी चीज पे बेस्ड है। जी डॉक्टर मुकद्दस सही बता रही हैं, डॉक्टर काशिफ थोड़ा सा गड़बड़ कर गए हो। डॉक्टर मुकद्दस भी सही, डॉक्टर मुकद्दस का बिल्कुल सही आंसर है, N2 है। जी खिजर भी सही बता रहे हैं। देखो हम, मैं आपके लिए आसानी करता हूँ, देखो मैं आपको समझाता हूँ। आपके सामने ये जो दो फूल से बने हुए हैं, आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने इसके सेंट्रोमेयर गिन लेने हैं। इसके सेंट्रोमेयर कितने हैं, नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर कितने हैं, दो हैं। तो नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर कितने हैं, दो है, तो क्रोमोसोम भी दो हैं। अगर दो क्रोमोसोम है तो एन इसका क्या होगा, 2, इसका 2n होगा, इसका 2n होगा। लेकिन सी की अगर हम बात करें तो इसमें क्रोमेटिड्स गिन लेते हैं। एक ये फूल्स है और एक ये है, तो एक क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड्स हैं, एक और दो, तो टोटल क्रोमेटिड्स कितने हो गए, 4, तो इसको हम कहेंगे 4c। तो इस समझ आ जाएगी कि एन और सी को हम कैसे निकालते हैं, एन और सी को हम कैसे निकालते हैं। सेंट्रोमेयर तो एक है ना इसमें, डॉक्टर लाइबा एक कैसे है, देखो एक ये है और एक ये है, तो एक कैसे हो गया, दो है सेंट्रोमेयर। यस डॉक्टर अनम भी बिल्कुल सही बता रही हैं, आप सारे सही बता रहे हो, बस आप थोड़ा घबरा रहे हो बताने से, तो चलो कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आपके पास एक ये क्रोमोसोम है, ठीक है, एक ये क्रोमोसोम है, एक यही क्रोमोसोम है, आपकी कुल जायदाद यही है। तो मुझे बताएं ये एन कितना और सी कितना है, इसमें एन कितना होगा और सी कितना होगा, जल्दी बताएं। जी डॉक्टर लाइबा आप सही बता रही हैं, काशु आप भी सही, अब सही बता, यस सारे बता रहे हैं। हमने सेंट्रोमेयर गिने कितने हैं, एक है, सेंट्रोमेयर कितना है, एक है, तो इट इट वन क्रोमोसोम, मतलब ये पूरे का पूरा एक ही पेयर है, पेयर में एक ही क्रोमोसोम रह गया है, तो इट इज 1n। और सी में क्या है, 1c। अब हम बात करते हैं हेप्लॉइड और डिप्लॉइड की, अब हम बात करते हैं हेप्लॉइड और डिप्लॉइड की। देखो कॉन्सेप्ट सिंपल ये है, जो बुक्स पे लिखा होता है वो ये है, अगर सेक्स क्रोमोसोम के पेयर में दो क्रोमोसोम हो तो इसको हम कहते हैं डिप्लॉइड। अगर सेक्स क्रोमोसोम के जो पेयर है वो एक ही रह जाए, मतलब एक्स वाई था तो सिर्फ एक्स रह गया या सिर्फ वाई रह गया, तो इसको हम कहते हैं हेप्लॉइड। लेकिन आपने कैसे याद रखना है, आपने याद रखना है अगर 1n हो, अगर क्रोमोसोम एक ही हो, तो इसको हम कहते हैं हेप्लॉइड, इसको हम क्या कहते हैं, हेप्लॉइड, इसको हम क्या कहते हैं, हेप्लॉइड। और हम वापस चलते हैं, जो आपने 2n निकाला था, अगर सेक्स क्रोमोसोम के पेयर में जो होमोलोगस पेयर है उसमें क्या हो, उसमें 2 क्रोमोसोम हो, तो इसको हम कहते हैं डिप्लॉइड, इसको हम क्या कहते हैं, डिप्लॉइड।
हमारी पूरी बॉडी में जो जितने भी सेल्स होते हैं, दे ऑल आर डिप्लॉयड, ये सारे के सारे क्या हैं, डिप्लॉयड हैं। क्यों? क्योंकि ये 2n होते हैं, हमारे जितनी भी बॉडी के सेल्स हैं, इन सब में जो 23rd पेयर है वो क्या होता है, उसमें 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक मदर से आया होता है, एक फादर से आया होता है। लेकिन जो हमारे स्पर्म्स हैं, मेल में स्पर्म और फीमेल में एग्स, इनमें जो 23rd वाला होता है, 23rd पेयर नहीं होता, उसमें सिर्फ एक ही क्रोमोसोम बच जाता है। अगर वो फीमेल है तो एक्स होगा, अगर मेल है तो उसमें एक्स और वाई दोनों हो सकते हैं। तो उसको हम पढ़ते हैं। तो मुझे बताएं कि एन और सी निकाल लोगे आज के बाद? अभी मैं आपका इम्तिहान देता हूं, मैं आपसे पूछूंगा। अब आपने मुझे कराना है, मैंने जितना करा दिया था कराना है, अब आपने मुझे कराना है। तो निकाल लोगे कि एन और सी हम कैसे निकालते हैं? सिंपल सी बात है, आपने सेंट्रोमेयर को गिन देना है, जितने सेंट्रोमेयर होंगे उतने क्रोमोसोम होंगे, जितने क्रोमेटिड्स होंगे उतने उसके क्या होंगे, सी होंगे। अब हम जरा आपका मैं इम्तिहान लेता हूं, अब आपने मुझे टॉपिक करवाना है। देखो अब होता क्या है, अब होता ये है कि जो टेस्टीज हैं, अब हम पढ़ने लगे हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस, के स्पर्म्स कैसे बनते हैं मेल के टेस्टीज में। तो टेस्टीज में क्या होता है, टेस्टीज में क्या होता है, सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स होती हैं। सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स में क्या होते हैं, सबसे पहला जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम, इसकी मैं थ्योरी आपको बाद में लिखवाता हूँ, स्पर्मेटोगोनियम कहाँ से आता है और क्यों बनता है स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, फिलहाल सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझे, ये डायग्राम काफी कॉन्सेप्चुअल है लेकिन आसान है, बिल्कुल आसान है। देखो स्पर्मेटोगोनियम कब बनते हैं, जब बच्चा 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में होता है। 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में जब बच्चा होता है तो स्पर्मेटोगोनियम उसके टेस्टिस में आ जाते हैं, लेकिन दे रिमेन डोरमेंट, वो सोए रहते हैं अनटिल प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी आती है तो क्या होता है, जब प्यूबर्टी आती है तो क्या होता है, ये जो स्पर्मेटोगोनियम है ये डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, डिवाइड होना। सर उस दिन आपने 6th वीक कहा था, देखो डॉक्टर काशिफ ये 4th वीक से स्टार्ट होती है ना, माइग्रेट करते हैं। ये 4th वीक से माइग्रेशन स्टार्ट करते हैं और 6th वीक पे इसकी माइग्रेशन कंप्लीट होती है। आप कोई भी बुक उठा के देख लो, उसमें 4 to 6th वीक लिखा होगा। अच्छा, स्पर्मेटोगोनियम पे आते हैं। अब जरा मुझे बताना कि मैंने कहा कि स्पर्म के अलावा जितने भी आपके सेल्स होंगे वो क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे। तो मुझे बताना कि इसका एन कितना होगा और इसका सी कितना होगा, जल्दी बताएं। एन तो कितना होगा, 2 ही होगा, क्योंकि उसमें स्पर्मेटोगोनियम के सेक्स क्रोमोसोम है, उसमें उसका जो पेयर है वो क्या होगा, 2 क्रोमोसोम होंगे, तो इसमें 2n होगा। और इसमें जो सी होगा वो भी 2c होगा। हमें कैसे पता चला, अभी आपको समझ आती है। देखो हम जो स्पर्मेटोगोनियम है इसमें होते हैं 46 टोटल क्रोमोसोम, इसमें 46 क्या होते हैं, टोटल क्रोमोसोम होते हैं। और अब हम जो 23rd वाला है ना, 23rd वाला, उसको जरा साइड पे निकालते हैं। तो ये मेल है, ये मेल है, फीमेल नहीं है, मेल है। तो मेल में जो 23rd पेयर होता है वो होता है एक्स वाई, वो क्या होता है, एक्स वाई। अब मैं एक्स वाई को ड्रा करता हूँ। देखो हम इसको किसी ना और कलर से ड्रा करते हैं। फर्ज करो हम इसको ग्रीन से ड्रा करते हैं। ये आ गया एक्स, ठीक है, ये क्या आ गया एक्स, और ये क्या आ गया, वाई आ गया। दिस इज एक्स और ये आ गया वाई। मैंने उसके साथ उसको ड्रा कर लिया अपनी आसानी के लिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक हो गया। अब क्या होता है, अब ये आगे जाता है जाता है जाता है, और क्या करता है, इसमें इंटरफेज होता है। इंटरफेस क्या था, अगर आपने एफएससी अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता होगा इंटरफेस क्या होता है। जब माइटोसिस हो रही होती है या म्योसिस होती है तो उससे पहले एक फेज होता है जिसको हम कहते हैं इंटरफेज। इंटरफेज अगर आपको नहीं पता तो सिंपल आप याद रखें, इंटरफेज में क्या होती है, डुप्लीकेशन। ठीक है, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, जो डीएनए होता है वो डबल हो जाता है। डीएनए क्या होता है, डबल होता है। और क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, डीएनए से बने होते हैं। अब जब डीएनए डबल होता है तो क्या करते हैं, जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो अपनी सिस्टर्स को बुला लेते हैं कि भाईजान आ जाएं। ठीक है, तो जो सिस्टर होते हैं वो अपने को बुला ले, मतलब कि एक क्रोमेटिड था तो अपने जैसी एक और सिस्टर को जनरेट कर लेता है। इसको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब आपने मुझे बताना है, मैंने एक और सेल बनाया, ये एक सेल है, ठीक है, ये क्या है, सेल है। इसमें क्रोमोसोम कितने रहेंगे, सिर्फ डीएनए डुप्लीकेट हुआ है, तो मुझे बताना इसमें क्रोमोसोम कितने रहेंगे। पहले 46 थे, तो अब क्या ज्यादा हो जाएंगे, बताना मुझे जरा। अब 92 क्रोमोसोम हो जाएंगे, नहीं, अब भी 46 ही रहेंगे। सिर्फ डीएनए डुप्लीकेट हुआ है, क्रोमेटिड्स डुप्लीकेट हुए हैं, बाकी क्रोमोसोम सेम रहेंगे। लेकिन फिर मसला कहां पे आएगा, मसला ये आएगा कि जो एक्स वाला क्रोमोसोम था, जो एक्स क्रोमोसोम था वो अपने जैसा एक और एक्स बना लेगा, और जो वाई क्रोमोसोम था वो अपने जैसा एक और क्रोमेटिड्स बना लेगा, ऐसे। ठीक है, तो इस तरह आपकी बुक ने लिखा है, लेकिन हम इसको आसान समझते हैं। फर्ज करो ये एक्स था, तो ये एक्स पहले इस तरह का एक था, तो इसने अपनी सिस्टर को भी साथ बुला लिया, तो ये हो गया सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो दिस इज एक्स एक्स। ठीक हो गया। जो वाई था, वाई ये हो गया, ठीक है, वाई ये, और इसने अपने जैसा एक और क्रोमोसोम बना लिया, तो ये हो गया वाई वाई। अब मुझे जरा बताना, मैं भूल गया हूं कि इसमें सी कितने होंगे। चलो एन तो हमने कहा कि एन तो इसमें 2 ही होगा, एन तो क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 क्रोमोसोम है। सी बताना कितने होंगे। यस डॉक्टर अदनान वजीर, इसमें 92 क्रोमेटिड्स होंगे। इसमें सी क्या होगा, इसमें सी होगा 4। ठीक है, इसमें 4 सी होगा। इसमें क्या होगा, 4 सी, 4 सी होगा। ठीक है, 4 सी।
ओके, हम आगे चलते हैं। अब आपको बात मेरी समझ आ रही है, हम आगे चलते हैं। अब ये जो आपका ये बना है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसके डिटेल बाद में लिखते हैं। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ना, ये क्या करेगा? ये अब दो सेल में, इसमें होगी मियोसिस वन, इसमें क्या होगी? मियोसिस वन। और मियोसिस वन में क्या होगा कि ये जो आपके क्रोमेटिड्स हैं ये डी अटैच हो जाते हैं। इसको मैं समझाता हूँ, देखो। ये इसमें क्या होगी? मियोसिस वन। तो इसको हम लिख लेते हैं, इसमें क्या होगी? मियोसिस वन। इसमें क्या होगी? मियोसिस वन। अब ये जो सेल है ये दो में डिवाइड हो जाएगा। ये सेल क्या हो जाएगा? दो में डिवाइड होगा। अब जब ये दो में डिवाइड होगा तो एक इसका ये बच्चा आ गया और एक इसका ये बच्चा आ गया, ठीक है? इसका दो बेबी ये पैदा कर देगा, एक बेबी ये और एक बेबी ये। अब इसमें क्या होगी? मियोसिस वन होगी, मियोसिस वन होगी। अब ये क्या करेगा? देखो, अब क्या करेगा कि अब हमारे पास क्या थे? जो हम सेक्स क्रोमोसोम की बात करते हैं, हमारे पास क्या थे? एक एक्स था और एक वाई था। अब क्या होगा? अब क्या होगा कि एक्स वाले एक सेल में चले जाएंगे और वाई वाले एक सेल में चले जाएंगे। क्या होगा कि जो 23, मतलब पहले 46 टोटल क्रोमोसोम थे, तो जो जोड़े थे, जो पेयर्स थे, हमने उनको अलग अलग कर दिया। हमने उनमें तलाक करा दिया मियोसिस वन के थ्रू, डिवोर्स करा दिया। तो जो आधे जो देखो 23 पेयर्स थे ना, तो पेयर में क्या थे? दो दो थे। तो एक एक किस में चला जाएगा? एक एक सेल में चला जाएगा। तो 23 इसमें आ जाएंगे और 23 इसमें आ जाएंगे। लेकिन अगर हम सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो एक्स वाले इसमें आ गए, ठीक है? एक्स वाले इसमें आ गए। ये मैंने डबल एक्स क्यों बनाया है? क्योंकि ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है। और इसमें क्या आ जाएंगे? वाई वाले आ जाएंगे। इसमें क्या आ जाएंगे? वाई वाले आ जाएंगे। और इसको हम कहते हैं प्राइमरी। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सॉरी, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और प्राइमरी हम किसको कहते हैं? जो इंटरफेज के बाद बना था, प्राइमरी स्पर्मेटो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक हो गया। अब हम जरा ना इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं और मुझे आप जरा बताओगे, ये अब ये 23 है, तो मुझे बताना इसके 23rd पेयर में कितने क्रोमोसोम होंगे? नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन 23rd पेयर, ये 23 है, तो मुझे बताना 23rd पेयर में कितने होंगे? ये एक होगा, जाहिर बात है, एक रह गया ना, एक्स रह गया, वाई तो दूसरे में चला गया। तो इसमें जो 23rd पेयर होगा उसमें सिर्फ एक ही रह जाएगा। मतलब कि हम एक्स वाला बना लेते हैं, लेकिन एक्स वाला क्या था? डुप्लीकेट हुआ था उसमें इंटरफेस की वजह से। तो ये हो गया एक्स और एक्स। और दूसरी तरफ तो वाई का हम बनाते हैं, तो वाई का भी कुछ इस तरह बनेगा। ये वाई है, ठीक है? ये क्या है? वाई है। और ये इसमें दरमियान में सेंट्रोमेयर है। तो ये क्या है? वाई। और एक ये वाई है। अब मुझे जरा बताना, शाबाश, कि ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, हम एक की बात करते हैं, तो ये एन इसमें कितने होंगे? मुझे बताना कि इसका जो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने? एक है। तो इसका जो एन होगा वो वन होगा। इसको कहेंगे वन एन, ठीक है? एन कितना होगा? वन होगा। और जरा मुझे ये भी बता दें शाबाश कि इसमें क्रोमेटिड्स कितने हैं? ये जो आपका मैंने एक साइड पे जिस पे सर्कल लगाया, इसमें क्रोमेटिड्स कितने हैं? तो इसमें क्रोमेटिड्स हैं टू, ठीक है? इसको हम कहेंगे 2C। इसको हम क्या कहेंगे? 2C। वन एन को हम क्या कहते हैं? वन एन को हम क्या कहते हैं? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? वन एन को हम हैप्लॉइड कहते हैं या डिप्लॉइड कहते हैं? जल्दी बताएं। हैप्लॉइड, यस, डॉक्टर आयशा, डॉक्टर लाइबा सही बता रही है। इसको हम कहते हैं हैप्लॉइड। तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। उनमें आधे क्रोमोसोम रह जाते हैं, उनमें आधे क्रोमोसोम रह जाते हैं। मतलब कि जो उनका सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होता है उसमें सिर्फ एक ही बचता है। उसमें सिर्फ एक ही बचता है, बाकी दूसरे सेल में चला जाता है। तो ये क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। इनका जेनेटिक मेकअप क्या होगा? 1n2c, 1n2c। ओके, ये भी हो गया। अब क्या होता है? अब हम इसकी जान नहीं छोड़ रहे, हम क्या कर रहे हैं? हम इनमें भी तलाक करा देते हैं, हम इनमें भी डिवोर्स करा देते हैं। तो इसमें क्या होगी? मियोसिस टू। इसमें क्या होगी? मियोसिस टू। अब आप एक बात लिख लें कि जो मियोसिस टू होती है ना, मियोसिस टू, इट इज जस्ट लाइक माइटोसिस। जो माइटोसिस और मियोसिस टू है ये बिल्कुल सेम, बिल्कुल क्या है? दे आर सेम, दे आर सेम। तो जब इसमें मियोसिस टू होगी तो इट इज जस्ट लाइक माइटोसिस। और माइटोसिस में आपको पता होना चाहिए, अगर आपने एफएससी या 9th क्लास में पढ़ी है माइटोसिस, तो जब माइटोसिस का इंटरफेस होता था तो जो हमारे सारे क्रोमोसोम्स होते थे उनका वो क्या होते थे? 2C होते थे, 1 and 2C होते थे। और इसमें क्या होगा? इसमें हम क्या करेंगे कि फर्ज करो, मैं आपको ना क्लियर करके ये डायग्राम दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। ये क्रोमोसोम है ना, अब हमारा एक ये क्रोमेटिड है, ठीक है? और एक ये क्रोमेटिड है। हम जब मियोसिस टू होती है तो ये जो क्रोमेटिड्स हैं ये आपस में अलग अलग हो जाती हैं। जो दो सिस्टर्स हैं, हम दोनों सिस्टर्स में लड़ाई करा देते हैं मियोसिस टू की वजह से। तो क्या होता है कि एक क्रोमेटिड एक में आ जाता है। तो इसमें क्या होगा? फर्ज करो मैं सिर्फ क्रोमेटिड्स बना देता हूँ, तो एक ये आ गया, और इससे जो दो सेल्स बनेंगे उसमें ये आ गया। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? वाई होगा, ठीक है? इसमें वाई होगा और इसमें भी वाई होगा। इसमें क्या होगा? वाई होगा, इसमें भी वाई होगा। हम दूसरी तरफ चलते हैं। जब ये जो दो में डिवाइड होगा तो क्या होगा? जब ये दो में डिवाइड होगा तो क्या होगा? इसमें क्या बनेगा? सेम वही, मतलब सेल बनेगा,
लेकिन जो उसमें क्रोमेट जो पहले दो क्रोमेटिड्स थे, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे, वो क्या हो जाएंगे, वो एक एक में चले जाएंगे। तो एक इसमें आ गया और एक इसमें आ गया, तो इसको हम कहेंगे वाई वाई क्रोमोसोम। अब मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। आपने गांव गांव वगैरह में देखा होगा कि काफी लोग ना, अगर मतलब कोई खतून है तो उसका बेटा पैदा नहीं हो रहा, अगर उसके उसको बेटा पैदा नहीं हो रहा तो उसको काफी ताने पड़ते हैं, या इवन के काफी तलाक पे भी बात आ जाती है कि जी ये बेटा पैदा नहीं कर पा रही। लेकिन आप माशाल्लाह मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आपको ये बात पता चली, पहली तो आपको ये बात पता चली कि जो एक स्पर्म जब डिवाइड होता है तो 50% क्या बनते हैं, 50% वाई वाले स्पर्म्स बनते हैं, और 50% क्या बनते हैं, गर्ल्स वाले बनते हैं। मतलब कि लड़का और लड़की के 50-50 चांसेस होते हैं। प्लस जो देखो मेल बनना ही तब है जब वाई क्रोमोसोम ने जाना है, जब वाई क्रोमोसोम ने जाना है। और वाई क्रोमोसोम किससे जाता है, फादर से जाता है। तो जो लेडी होती है, जो खतून होती है, उसका रोल ही नहीं होता बेटा या बेटी पैदा करने में। उसने सिर्फ एक्स क्रोमोसोम देना होता है, जो अगर वाई फादर की तरफ से वाई जाता है तो बेटा पैदा हो जाएगा, अगर एक्स जाता है तो क्या हो जाएगी, बेटी पैदा हो जाएगी। तो इसलिए ये बिल्कुल एक गलत बात है। अगर हम किसी लड़की को ये कहते हैं कि यार आप बेटा नहीं पैदा कर पा रही, तो ये एक बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि जो जिसने बेटा या बेटी डिटरमाइन करनी है, वो उसका वाई क्रोमोसोम फादर से आ रहा होता है। ठीक है, तो और चांसेस कितने होते हैं, 50-50% चांसेस होते हैं। ना ज्यादा बेटे के चांस होते हैं और ना ज्यादा बेटी की चांस होते हैं। ठीक हो गया। बाकी अब मुझे इसका जेनेटिक मेकअप जरा लिखवा दें, ये जो एंड पे बने हैं स्पर्मेटिड्स, इसको हम कहते हैं स्पर्मेटिड्स। इसका जरा जेनेटिक मेकअप लिखवाएं कि अगर हम एक सेल की बात करें तो एक सेल में क्रोमोसोम कितने हैं। जी डॉक्टर काशिफ, क्रोमोसोम कितने हैं? अगर हम एक स्पर्मेटिड की बात करें तो क्रोमोसोम कितने होंगे, एक होंगे, तो इसको हम कहेंगे 1n, इसको हम क्या कहेंगे, 1n। प्लस इसमें क्रोमेटिड्स कितने हैं, इसके क्रोमेटिड्स कितने हैं, 1c, तो इसके हम क्रोमेटिड्स कितने हैं, 1c। अब हम जरा बुक पे चलते हैं वापस कि आपकी बुक ने क्या बनाया हुआ है। तो ये मैंने आपको काफी डिटेल में पढ़ाया है, 1n 1c आपको देखना आना चाहिए, फिर ही आपको समझ आएगी, वरना ये काफी मामला खराब हो जाते हैं। ओके जी। अब आपकी बुक ने ये डायग्राम बनाई हुई है, इस डायग्राम को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले ये क्या है, इट इज स्पर्मेटोगोनियम। ये क्या है, स्पर्मेटोगोनियम है, जो कि कब आता है, 4 to 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में आता है। स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम। जो स्पर्मेटोगोनियम है, ये पास करता है, किसको पास करता है, टाइट जंक्शन को। और मुझे शाबाश जल्दी से बताना, टाइट जंक्शन कौन से सेल्स बनाते हैं, ये एमसीक्यूज है कि ब्लड ब्लड टेस्टिस बैरियर कौन से सेल्स बनाते हैं, जल्दी बताएं। जी लावे, जितने भी लावे हैं बताएं जरा कि टाइट जंक्शन कौन बनाते हैं। तो जी डॉक्टर खिजर हयात बता रहे हैं कि सर्टोली सेल्स, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। सर्टोली सेल्स क्या बनाते हैं, ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाते हैं, ताकि ऑटो इम्यून अटैक से बचा जा सके। ओके। अब ये क्या करते हैं, ये जो आपके स्पर्मेटोगोनियम है, ये आगे जाते हैं जाते जाते हैं, और ये क्या करते हैं, इनमें क्या होगा, इनमें क्या होगी, इंटरफेज होगा। इस दौरान क्या होता है, इंटरफेज होता है। इंटरफेज में क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए होती है। जो डीएनए होता है वो डुप्लीकेट हो जाता है, जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो अपनी सिस्टर को बुला लेते हैं, तो क्या बन जाता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स। इसमें क्या होंगे, टोटल 92 क्रोमेटिड्स होंगे। और इसमें अगर हम सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो जो एक्स होगा वो अपने साथ एक सिस्टर बुला लेगा, और वाई जो होगा वो अपने साथ वाई अपनी सिस्टर को बुला लेगा। ठीक है, तो इस तरह ये चलता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब क्या होगी, म्योसिस वन। म्योसिस वन में क्या होगा कि ये जो आपके एक्स और वाई हैं, इनमें हम तलाक करा देंगे। एक्स वाले एक तरफ चले जाएंगे और वाई वाले एक तरफ चले जाएंगे। जब ये दोनों एक तरफ चले जाएंगे तो क्या होगा, इसमें क्या होगी, उसके बाद क्या होगी, म्योसिस टू। जब म्योसिस टू होगी तो जो एक्स एक्स था, इनके दरमियान अब हमने तलाक करा दिए, हमने दो सिस्टर्स के दरमियान तलाक तो खैर नहीं कराई, लड़ाई करा दी है। तो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स भी क्या हो जाएंगे, लहदा लहदा हो जाएंगे, और एक सिस्टर क्रोमेटिड इधर चला जाएगा और एक इधर। ठीक है, तो इस तरह एक स्पर्मेटोगोनियम से चार हमारे क्या बनते हैं, स्पर्मेटिड्स बनते हैं। और जब स्पर्मेटिड्स बनते हैं तो उसके बाद जो स्पर्म होता है उसको मैच्योर होने में काफी टाइम लग जाता है, उसमें साइटोप्लाज्म उसको हम थ्योरी पढ़ते हैं फिर आपको समझ आएगा। उसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म में आ जाता है, उसकी जो टेल वगैरह वो बन जाती है, और इस तरह एक स्पर्म तैयार होता है। और आपने याद रखना है, बल्कि मैं आपको ना थ्योरी पढ़ाता हूँ फिर आप साथ साथ पढ़ता हूँ। तो मुझे बताएं कि ये जो मैंने सर्कल की है डायग्राम, ये आपको क्लियर कट समझ आ गई है, 100% समझ आनी चाहिए कि इसमें 1n क्या क्यों लिखा हुआ है, 2c क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। जी डॉक्टर काशिफ, आप आज थोड़े गलत आंसर बता रहे हैं, बताएं आपको समझ आ रही है, डॉक्टर दुरान को तो समझ आ गई है, बाकी भी जल्दी बताएं, 100% समझ आनी चाहिए। चलें जी, तलहा वलीद को A1 समझ आ गई है और बाकियों को भी समझ आ चुकी है। ओके, हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि यार चलो ये तो समझ आ गई, अब हम इसकी ना थ्योरी पढ़ते हैं कि इसमें थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। तो जो हमने बातें की हैं वही इसकी थ्योरी में लिखा हुआ है। सर मेरी बुक में 46 लिखा है वन स्पर्मेटोसाइट वाले में, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 46 ही होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं।
अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं और अब हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। इसकी थ्योरी में उसने पहले लिखा हुआ है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है स्पर्मेटोसाइड की फॉर्मेशन, स्पर्मेटो फॉर्मेशन की। इसको स्पर्म नहीं कह देना। देखो दो टर्म्स हैं, एक को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, हम किसको कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। और स्पर्मियोजेनेसिस को हम कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस को हम क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। ये कैसे बनते हैं? आपकी बुक ने पहली लाइन लिखी हुई है, स्पर्मेटोजेनेसिस बिगन एट प्यूबर्टी विद स्पर्मेटोगोनिया। लेकिन स्पर्मेटोगोनिया के आगे एक ना एक्स्ट्रा लाइन लिखे हैं, जो कि मैंने एम्ब्रियोलॉजी की बुक से उठाई थी। वो ये है, जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं, ठीक है, प्राइमोडियल प्राइमोडियल जर्म सेल, ये लिख लें, फिर मैं आपको इसके समझाता हूँ। प्राइमोडियल जर्म सेल्स क्या करते हैं? फ्रॉम द वॉल ऑफ यॉर्क सैक। डॉक्टर मारिया ने पूछा था कि यॉर्क सैक का क्या काम होता है, तो यॉर्क सैक से क्या निकलते हैं? प्राइमोडियल जर्म सेल निकलते हैं। प्राइमोडियल जर्म सेल्स फ्रॉम द वॉल ऑफ यॉर्क सैक अराइव्स, ठीक है, पहुंचते हैं, कहां पे पहुंचते हैं? इन द टेस्टिस इन द टेस्टिस इन द टेस्टिस एट 6th वीक, ठीक है। इसमें ना 4 to 6th वीक इसकी माइग्रेशन होती रहती है। 4 to 6th वीक, 4 to 6th वीक, एंड रिमेन डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब क्या होता है? कि सोए रहते हैं। एंड रिमेन डोरमेंट टिल प्यूबर्टी। ये लाइन अपनी बुक पे लिख लें, टिल प्यूबर्टी। देखो इस लाइन का मतलब ये है कि जो बच्चा होता है ना, जो बच्चा होता है, अभी वो बेचारा माँ के पेट में ही होता है कि अल्लाह ताला ने उसके स्पर्मेटोगोनिया उसका इंतजाम कर लिया होता है। कैसे? यॉर्क सैक से क्या निकलते हैं? प्राइमोडियल जर्म सेल निकलते हैं, और कहाँ पहुंचते हैं? टेस्टिस में पहुंचते हैं। कब पहुंचते हैं? 6th वीक में, 4 to 6th वीक में। एंड वो क्या, उसके बाद वो सो जाते हैं अनटिल प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी उस बच्चे को हिट करती है, तो वो स्पर्मेटोगोनिया क्या बनाना शुरू कर देते हैं? स्पर्म बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके कॉन्सेप्ट के लिए भी और बाकी चीजों के लिए भी, कि स्पर्मेटोगोनिया कहाँ से आते हैं। तो आपने कहना है जब बच्चा 4 to 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में होता है, तो यॉर्क सैक से कुछ सेल्स निकलते हैं और कहाँ पे आ जाते हैं? उसकी टेस्टिस में आ जाते हैं। जो और जो कि क्या कर रहते हैं? रिमेन डोरमेंट, सोए रहते हैं टिल प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी आती है तो वो डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं और क्या बनाना शुरू कर देते हैं? स्पर्म्स बनाना शुरू कर देते हैं। ओके जी, ये तो होगी लाइन। उसके बाद उसने लिखा हुआ है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट लाइन है और आप सबके लिए ये आपको पता होनी चाहिए, कि जो फुल डेवलपमेंट होती है स्पर्मेटोगोनियम की, स्पर्मेटोगोनियम का प्रोसेस जो है, स्पर्मेटोगोनियम से जो स्पर्म बनने का प्रोसेस है, ये कितने महीनों का होता है? ये 2 महीनों का होता है। फुल डेवलपमेंट कितने महीनों की होती है? 2 महीने। मतलब कि 2 महीने लगते हैं स्पर्म को बनने में। फुल डेवलपमेंट टेक प्लेस इन 2 मंथ। लेकिन हम इसको जरा और डिटेल में करते हैं। फुल डेवलपमेंट टेक प्लेस इन 2 मंथ। ये 2 महीनों में होता है। 2 मंथ, 2 मंथ है ये, 2 मंथ, 2 मंथ मतलब 60 डेज। लेकिन आप एक लाइकोसैन है, आपको पता होगा, उनकी हिस्टोलॉजी की बुक बहुत फेमस है, लाइकोसैन हिस्टोलॉजी। फर्स्ट ईयर में मैंने काफी पढ़ी थी, तो मुझे उधर से याद है। उसमें लिखा हुआ है कि 74 डेज, जो एग्जैक्ट डेज है वो 74 डेज। तो एक जो स्पर्म बनता है वो कितने दिन लगाता है? वो उसको 74 डेज लग जाते हैं बनने में। दोबारा सुने, जो स्पर्म होता है वो 74 डेज में बनता है। एक स्पर्मेटोगोनियम से जो स्पर्म बनने का प्रोसेस है, इट टेक प्लेस इन 74 डेज, 74 डेज। और अकर इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, ये हम पढ़ चुके हैं कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि प्रोड्यूस स्पर्मेटिड्स दैट अंडरगो स्पर्मियोजेनेसिस। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है? कि हमने क्या बनाने हैं? स्पर्मेटिड्स बनाने हैं। हमने क्या बनाने हैं? स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं? इमेच्योर स्पर्म्स होते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होती है? स्पर्मियोजेनेसिस। उसके बाद क्या होती है? स्पर्मियोजेनेसिस, के स्पर्म बनने का प्रोसेस, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है? उसमें क्या होता है कि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो होता है वो लॉस हो जाता है। जो स्पर्मेटिड्स होता है उसका साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है? लॉस। साइटोप्लाज्म का तो पता है ना, कि फर्ज करो ये सेल है, इसके दरमियान न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द जो चीजें होती हैं उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट होता है वो क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। साइटोप्लाज्म उसका क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। उसके बाद और क्या होता है? उसमें स्पर्म एक्रोसोमल कैप बनती है, जो उसका एक्रोसोमल कैप, एक्रोसोमल उसके हेड को कहते हैं, एक्रोसोमल कैप बनती है। और उसके अलावा क्या बनता है? उसके अलावा उसकी एक टेल निकल आती है जिससे वो मूव करता है। लेकिन टेल की हम जरा बात करते हैं। टेल की मैं बात अब चौथी दफा कर रहा हूँ। ओके, टेल की जरा हम बात करते हैं। अब जो स्पर्म होता है ना, ये जो फर्ज करो, ये मैं एक स्पर्म बनाता हूँ अजीब सा, ये उसकी एक्रोसोम है और ये उसकी क्या है? टेल है। टेल में क्या आते हैं? टेल में क्या आते हैं? सीलिया होते हैं। टेल में क्या आते हैं? सीलिया होते हैं।
सीलिया क्या है? सीलिया बीट करता है और क्या करता है? स्पर्म मूव करता है। तो जो फीमेल का जेनिटल जेनिटल ट्रैक्ट है उसमें स्पर्म मूव कैसे करता है? इट इज ड्यू टू बीटिंग ऑफ सीलिया। सीलिया बीट करते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते हैं, और उसके अलावा ये एक वेव पैदा करते हैं, जिससे क्या होता है? स्पर्म क्या करता है? मूव करता है। सीलिया, सीलिया। ओके जी। अब हमने पढ़ा कि यार जो इसकी टेल होती है ना वो सीलिया से मिलकर बनी होती है। लेकिन हमने एक डिजीज पढ़ी थी, हमने एक डिजीज पढ़ी थी जिसको हम कहते हैं कार्टा जेनर सिंड्रोम। इसको मैं चौथी पांचवी दफा पढ़ा रहा हूँ। कार्टा कार्टा जेनर सिंड्रोम, कार्टा जेनर सिंड्रोम। कार्टा जेनर सिंड्रोम में क्या होता है? कार्टा जेनर सिंड्रोम में हमने सीवीएस पे भी पढ़ा था, बाकी बहुत जगह पे इसको हम पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है? सीलरी डिस्काइनेजिया। सीलरी सीलरी डिस्काइनेजिया मतलब कि आसान लफ्जों में कि जो इसका सीलिया होता है वो मूव नहीं कर पाता। सीलिया डिफेक्टिव होता है, वो क्या आता है? मूव नहीं कर पाता। सीलिया मूव नहीं कर पाता। तो जरा मुझे बताना कि अगर सीलिया मूव नहीं कर पाएगा, अगर सीलिया मूव नहीं कर पाएगा तो क्या वो स्पर्म मूव कर पाएगा? और अगर स्पर्म मूव नहीं कर पाएगा तो क्या वो फर्टिलाइज कर सकेगा एग को? नहीं कर सकेगा। तो जो कार्टा जेनर सिंड्रोम का पेशेंट होता है वो क्या होता है? इनफर्टाइल। वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। क्यों नहीं पैदा कर सकता? क्योंकि उसके जितने भी स्पर्म्स होंगे उनमें सीलरी डिस्काइनेजिया होगा, क्योंकि वो कार्टा जेनर सिंड्रोम का पेशेंट है। कार्टा जेनर सिंड्रोम का पेशेंट क्या होता है? वो क्या होता है? उसमें सीलरी डिस्काइनेजिया होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है? इनफर्टाइल होता है। अगर वो क्या हो? मेल हो। ठीक है, अगर वो क्या हो? मेल हो, तो उसमें जो स्पर्म्स होंगे वो क्या होंगे? डिफेक्टिव होंगे, और वो क्या होगा? इनफर्टाइल होगा। और वो क्या होगा जी? इनफर्टाइल होगा। अच्छा, अगर वो फीमेल हो, अगर वो फीमेल हो तो मुझे बताएं क्या वो फर्टाइल होगी या इनफर्टाइल होगी? आपके जरा कॉन्सेप्ट चेक करें ना कि आपको कितना कॉन्सेप्ट आता है। जी, डॉक्टर अदनान वजीर कह रहे हैं कि जी फर्टाइल होगी, डॉक्टर आयशा भी कह रही है फर्टाइल होगी। चलें, ओके, मान लिया। ओके, मतलब कि आप लोग मेरे सीबीएस के लेक्चर बिल्कुल भूल चुके हो और आप कहते हो कि चलो कोई नहीं, चलो खैर है, मैं बताता हूँ आपको। जो फीमेल की फ्लोपियन ट्यूब होती है, जो फीमेल की फ्लोपियन ट्यूब होती है, इसमें क्या होते हैं? इसमें क्या होते हैं? इसमें भी सीलिया होते हैं जो कि एग को आगे भेजते हैं कि भाईजान चलो चलो आगे चलो। अगर एग फर्टिलाइज हो गया है तो उसको कहते हैं कि भाईजान चलो चलो, उसको धक्का लगाते हैं कि यूट्रस में चलो। अगर फ्लोपियन एक मरीज है कार्टा जेनर सिंड्रोम की, तो उसकी फ्लोपियन ट्यूब में जो सीलिया होंगे वो भी डिफेक्टिव होंगे। जो सीलिया होंगे वो भी क्या होंगे? डिफेक्ट होंगे। उनमें क्या होगा? डिफेक्ट होगा। और अगर तो फर्ज करो मेल मेल के स्पर्म पहुंच जाते हैं, फर्टिलाइजेशन भी हो जाती है, फर्टिलाइजेशन भी हो जाती है, जाइगोट भी बन जाता है, तो मुझे बताएं कि क्या उसका जाइगोट मूव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? जाइगोट उसका मूव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? तो डॉक्टर आयशा, डॉक्टर अदनान सही बता रहे हैं कि उसका जाइगोट मूव नहीं कर पाएगा, और वो वहीं पे इम्प्लांट हो जाएगा। तो अगर यूट्रस के अलावा वो उस जाइगोट किसी और जगह पे इम्प्लांट हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसको हम क्या कहते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसको हम क्या कहते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो जो कार्टा जेनर फीमेल की पेशेंट होती है उसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, और मोस्टली वो इनफर्टाइल होती है। तो जो 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 बच्चे फर्टाइल फर्टाइल का रट लगाई हुई थी ना, वो जरा समझ लें कि उसमें क्या होता है? उसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और वो मोस्टली इनफर्टाइल होती है। मोस्टली क्या होती है? इनफर्टाइल होती है। उसके अलावा जरा मुझे बताना कि जो कार्टा जेनर सिंड्रोम का पेशेंट होगा उसमें हमने चेस्ट कैविटी में एक फाइंडिंग पड़ी थी बड़ी इंपॉर्टेंट, बताना मुझे जरा कि वो क्या थी। मैं जरा वो लफ्ज सुनना चाह रहा हूँ कि जो सीवीएस के पेशेंट थे वो। जी डॉक्टर अदनान, आप बता रहे हैं कि राइट साइड हार्ट होगा, लेकिन इसकी हमने एक टर्म पढ़ी थी। यस, डॉक्टर अदनान माशाल्लाह सही बता रहे हैं। इसको हम कहते हैं साइटुस इनवर्सुस। इसको हम क्या कहते हैं? साइटुस इनवर्सुस। इसको हम क्या कहते हैं? साइटुस इनवर्सुस। कि उसके जितने भी चेस्ट कैविटी में ऑर्गन्स होंगे वो उल्ट उलट की तरफ होंगे। अगर उसका जो हम सब में क्या होता है? दिल आपकी लेफ्ट साइड पे होता है ना, लेकिन उसके क्या होगा? उसका जो दिल होगा वो राइट साइड में होगा, उसका लिवर उसकी लेफ्ट साइड में होगा, मतलब उलट होंगे। इसको अगर दिल आपकी राइट साइड में तो इसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रो का मतलब ही राइट होता है। तो डेक्स्ट्रोकार्डिया हम किसको कहेंगे? राइट साइड पे उसका क्या है? दिल है। राइट साइड पे उसका क्या है? दिल है। उसका जिगर क्या होगा? उसकी लेफ्ट साइड पे होगा, मतलब उलट होगा। क्यों? क्योंकि आपको हमने सीवीएस में इसको बड़ी डिटेल में पढ़ा था। ये जो डाइनिन प्रोटीन होती है, डाइनिन प्रोटीन डिटरमाइन करती है कि किस ऑर्गन ने कहाँ पे बनना है, किस ऑर्गन ने किस साइड पे बनना है। तो जब डाइनिन प्रोटीन कार्टाजेनर सिंड्रोम में क्या होती है? डिफेक्टिव होती है, तो उससे क्या आता है? साइटोस इन्वर्सुस होता है। तो कार्टाजेनर सिंड्रोम के जो पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है? साइटोस इन्वर्सुस होता है। उनका दिल राइट साइड में होता है, उनका जिगर लेफ्ट साइड में होता है, उलट होता है। ठीक हो गया? इस कार्टाजेनर तो हो गया।